हेलो एवरीवन, क्लास 9th आज डिस्कस करेंगे बेटा आपका जो एनुअल टर्म का एग्ज़ाम हुआ है 15 को जिन बच्चों का एग्ज़ाम था उनका पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, कि इनमें से कौन सा जो है वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं फ्लूट्स कैन शो प्रॉपर्टी टू फ्लो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो मतलब आपको उस फ्लूट्स का नाम बताना है जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है बेटा फ्लो करने की। तो आपको पता है कि जो गैस और लिक्विड होते हैं उनके दोनों के अंदर प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की। सॉलिड के अंदर प्रॉपर्टी फ्लो करने की नहीं होती क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा गैसेज एंड लिक्विड बिहेव एज फ्लूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं रमेश इज लुकिंग एट द सैम्पल प्लेस बाय हिज टीचर on front table help him to identify which of the following is not an example of pure substance। तो इनमें से प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर दोनों मतलब ये जो ऑप्शन है सी वो आपका प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आयरन और सल्फर दोनों क्या है, मिक्सचर है आयरन एंड सल्फर का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन के आपसे आइडेंटिफाई द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में, जिन बच्चों का 16 को एग्जाम है उनके एग्जाम में आएगा बेटा डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन। आपसे किसी भी केमिकल फार्मूला आपको लिखने को दे देंगे आप लोग, तो करके जाएंगे आप सभी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड का बन जाएगा AlCl3। ठीक है, नेक्स्ट हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं? तो यहाँ पर बेटा 3 एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। एक तो देखिए प्रेजेंट है सोडियम, ठीक है, उसके बाद में एक प्रेजेंट है हाइड्रोजन एंड तीसरा प्रेजेंट है आपका ऑक्साइड। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट आपके प्रेजेंट है, पहला सोडियम, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा क्या है आपके पास में ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एन एटम हैज़ 19 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन एंड 21 न्यूट्रॉन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। तो याद ना बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 है ना, वही हो जाएगा आपका क्या बेटा, 19 ही हो जाएगा आपका आंसर। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा आपके पास में 19 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या बोल रहे हैं, चूज द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K11 शेल रिस्पेक्टिवली फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20। तो आपको पता है बेटा, अगर हम शेल की बात करें तो K शेल में फिक्स्ड होते हैं 2, उसके बाद में L शेल में भी फिक्स होते हैं 8, नेक्स्ट M शेल में 8 होते हैं। तो 8 और 8 16 और 2 होता है 18। तो लास्ट में बचेंगे कितने, टू इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम डाल देंगे N शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपकी कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 2 8 8 2। ठीक है, इस तरह से आपके इन लोगों के एग्जाम में 20 नंबर एटॉमिक नंबर की कन्फिग्रेशन लिखने को दी गई है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ और पूछ लें, बट क्वेश्चन इस टाइप का ही आएगा आप लोगों के एग्जाम में भी। ठीक है, तो प्रिपेयर कर लेंगे इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, आ सेल प्लेस्ड इन सॉल्यूशन गेट श्रिंक इफ। देखो सेल जो है बेटा वो क्या हो गया है, श्रिंक हो रहा है। अगर हम किसी में डालेंगे सॉल्यूशन में तो सेल क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना। तो याद रखना है आप सभी को बेटा, सिकुड़ता कब है, जब यहाँ पर सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो चीज़ की, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, और जो बाहर है उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, कम हो। और आपको पता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चीज़ें मूव करती हैं। मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको, देखिए यहाँ पे क्या है, शेल है, शेल के अंदर मान लीजिए वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और जो आउटसाइड द इन्वायरमेंट है वहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो चीज़ें जो है वो अंदर से कहाँ मूव करेंगी, बाहर को। तो इस केस में क्या होगा बेटा, जो आपका सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा। अब दोबारा से, अब आप इस क्वेश्चन में आपसे, इस पेपर में आपसे ये पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये पूछ लें कि मान लीजिए यहाँ पर इन्वायरमेंट में कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इन्वायरमेंट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पे इन्वायरमेंट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे इस सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है।
कम है, तो क्या होगा, यहाँ से जो चीज़ें हैं बाहर से अंदर को मूव करेंगी ना, इस सेल के अंदर मूव करेंगी। जब इस सेल के अंदर कोई चीज़ मूव करेगी तो ये जो सेल है वो क्या हो जाएगा, स्वेलो। स्वेलो को मतलब वो फूल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में तो आंसर है आपका द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल इज हायर देन द सराउंडिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्टिलेज इज फाउंड इन, बेटा कार्टिलेज किसके अंदर फाउंड कहाँ पाया जाता है, तो एक्सटर्नल ईयर में पाया जाता है आपका कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट में देखिए बेटा, डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डिफरेंस भी पूछ सकते हैं आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस में आपका सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस के अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, बट डिस्प्लेसमेंट में बेटा मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द फोर्स अप्लाइड टू टू बॉडीज मासेस 80 kg एंड 20 kg आर 20 न्यूटन एंड 60 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। तो यहाँ देखो आपको पता है बेटा, आपके पास में फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब देखो फर्स्ट केस में, चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देती हूँ कैसे करना है आपको, यहाँ पर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो सबसे पहले तो आप सबको पता है यहाँ पे दो केसेस दे रखे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, F इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया क्या है, यहाँ पे दिए रखा है बेटा कि 80 kg क्या है आपका मास दिया है, और यहाँ पे 20 न्यूटन क्या है आपका फोर्स, ठीक है। 80 kg मास और 20 न्यूटन फोर्स, तो यहाँ पे न्यूटन मतलब फोर्स डाल देंगे हम 20 न्यूटन, ठीक है। एंड मास के आपके पास में 80 kg, तो इनटू में एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो 20 डिवाइड में 80 इक्वल टू ए, तो यहाँ से कैंसिल, तो मतलब ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4, 1/4। ऐसे ही आपको निकालना है सेकेंड वाले केस में मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या है आपके पास में, फोर्स दिया है आपको कितना, 60 न्यूटन, ठीक है, 60 न्यूटन लिखा है, और आपके पास वेट कितना है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 20, और फोर्स कितना लिखा है आपको 60 न्यूटन इनटू में ए, ठीक है। तो 60 अपॉन में 20 दैट इज ए इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 3, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गई 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपको रेशो निकालना है ना इनका, तो 1/4 डिवाइड में क्या कर देंगे 3, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 और 4 3 ज़ा 12, तो 1 रेशो क्या आएगा आपके पास में 12, इस तरह से आपका रेशो आएगा, ठीक है। इसको याद रख लेना, इस तरह से आपको निकालना है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बनेगा तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1/12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ट्रेन वेटिंग 20,000 नहीं है 2000 kg मूविंग टू ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप सबको पता है बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, ये होता है देखो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू M इंटू में V, ठीक है, P इक्वल टू M इंटू में V होता है फॉर्मूला मोमेंटम का। अब यहाँ पे क्या दिया है देखो, यहाँ पे देखा है आपको मास कितना दिया है 2000 kg दे रखा है, और वेलोसिटी कितनी है 20, तो यहाँ पे डाल दो मास कितना है 2000 kg और वेलोसिटी कितनी है 20, तो दैट इज 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे आएंगे 40, यानी कि आप इसको लिखेंगे 4 इंटू में 10 की पावर 4, तो 4 इंटू में 10 की पावर 4, यहाँ पे क्या आएगा kg मीटर पर सेकेंड। तो हेयर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो सी क्या आएगा बेटा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं आपसे, Before playing the orchestra in a musical concert, a sitarist tries to adjust the attention and pluck the string suitably. By doing so, he is adjusting. तो देखो यहाँ पे वो क्या एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है बेटा, फ्रिक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे डी क्या आएगा आपका राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव क्रस्ट ऑन ट्रफ इज x, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर x/2, ठीक है, x/2 नहीं, आपका आंसर क्या आएगा बेटा x आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट को बढ़ने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या चाहिए बेटा पोटेशियम चाहिए
प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच क्रॉपिंग पैटर्न इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड। देखो कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया था, उन्हें लगा कि यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है, तो याद रखना यहाँ पे ना पैटर्न स्टार्टिंग में दिया है। अगर मान लीजिए ऐसे आपको क्वेश्चन आता है कि 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड इन डेफिनेट पैटर्न, अगर पैटर्न वर्ड जो है वो यहाँ पर दे रखा है बाद में, तो तब आप उस केस में लगा कर आएंगे इंटरक्रॉपिंग। बट यहाँ पे बेटा विच क्रॉप पैटर्न स्टार्टिंग में दिया है तो आप लिखेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, बच्चे गड़बड़ इसलिए कर आ गए क्योंकि उन्हें पैटर्न वर्ड दिख गया, लेकिन पैटर्न वर्ड स्टार्टिंग में है ना, तो आप लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग ही लिखेंगे, आप लोग इंटरक्रॉपिंग नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बोल रहे हैं कि बैलेंस डाइट इज़ गिवन टू ए मिल्चिंग एनिमल, बैलेंस डाइट इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्चिंग एनिमल। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एसर्शन भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बैलेंस डाइट दी जाती है मिल्चिंग एनिमल को। मिल्चिंग एनिमल कौन होते हैं, जो दूध देते हैं एनिमल्स को, उनको बैलेंस डाइट दी जाती है। और बैलेंस डाइट इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्चिंग एनिमल, अगर हम उन्हें बैलेंस डाइट देंगे तो जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एसर्शन और रीज़न दोनों सही है बेटा, और एसर्शन जो है रीज़न जो है वो एसर्शन की सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो हेयर ए इज़ द राइट ऑप्शन। ए और क्या है यहाँ पर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन ए। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बोल रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट फ्लोट इफ इट डिस्प्लेस लिक्विड हुज वेट इज मोर देन एक्चुअल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द बॉडी विल एक्सपीरियंस नो नेट डाउनवर्ड फोर्स ड्यूरिंग फ्लोटेशंस। तो यहाँ पर एसर्शन भी बिल्कुल क्या है बेटा, सही है, और रीज़न भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक वस्तु तैरती है यदि तरल की मात्रा को विस्थापित करती है, इसका वजन वस्तु के वास्तविक वजन से अधिक होता है। तो यहाँ पर ए जो है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या बोल रहे हैं आपसे, द इनर living of intestine has tall epithelial cells and columnar epithelial facility absorption and secretion। तो यहाँ पर भी आपका दोनों चीज़ें सही हैं, एसर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, सेल वॉल इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल वॉल क्या है बेटा, नॉन लिविंग पार्ट है सेल का, एंड इट डज नॉट ऑफर प्रोडक्शन डेफिनेट शेप एंड सपोर्ट द सेल। देखो बेटा सेल वॉल जो है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, तो ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग पार्ट है, लेकिन जो रीज़न है वो रॉन्ग है। क्यों रीज़न रॉन्ग है, क्योंकि इट डज नॉट ऑफर प्रोटेक्शन, बोल रहे हैं डज नॉट ऑफर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे जो डज नॉट वर्ड है ना वो रॉन्ग है, मतलब जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है ना, तो इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, इट डज नॉट नहीं आएगा यहाँ पर, इसलिए जो ये रीज़न है वो रॉन्ग है, और एसर्शन क्या है ठीक है, इसलिए सी जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 21, इसको आपको समझ लेना है, इसका आंसर क्या है। बोल रहे हैं सोहन वॉज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, डॉक्टर एडवाइज्ड हिज मदर टू पुट स्ट्रिप्स ऑफ वेट क्लॉथ ऑन हिज फोरहेड। सोहन जो है बेटा वो उसे बहुत तेज बुखार है, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसकी मदर को कि वो गीले पानी की पट्टियाँ जो है उसके फॉरहेड पे चढ़ाएं। तो ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं ये आपको समझाना, मतलब बताना है इसमें। तो याद रखना बेटा, इसका आंसर लिखेंगे आप, वाटर इवापरेट्स एंड एब्जॉर्ब द हीट। जब ठंडे पानी की पट्टियाँ रखेंगे फॉरहेड पे तो उससे क्या होगा, इवापरेशन होगा। इवापरेट होने से क्या होगा, जो हीट होगी बेटा बॉडी के अंदर की जो हीट है वो इवापरेशन के रूप में बाहर चली जाएगी, और अल्टीमेटली इससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो कूल हो जाएगी। तो आप ये रीज़न रखेंगे कि पानी की पट्टियाँ जब हम चढ़ाते हैं फॉरहेड के ऊपर यानी माथे के ऊपर, तो पानी जो है वो इवापरेट हो जाएगा, और जो बॉडी के अंदर की हीट है वो वहाँ से इवापरेट होकर बाहर चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, बोल रहे हैं कि ऑन अ हॉट समर डे रवि एंड रमेश वर वियरिंग कॉटन एंड नाइलॉन क्लॉथ रिस्पेक्टिवली। मतलब गर्मी के दिन है बेटा, रवि ने क्या किया, कॉटन के क्लॉथ्स ले लिए, रमेश ने क्या लिया, नाइलॉन का क्लॉथ्स ले लिया। तो आपको क्या लगता है कि बेटा इनमें से कौन ज़्यादा कंफर्टेबल है, रवि ज़्यादा कंफर्टेबल है या फिर रमेश ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो आप सभी को पता है कि जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वो स्वेट को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रवि जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज कॉटन क्लॉथ्स कैन एब्जॉर्व स्वेट ईजिली एंड एक्सपोज इट फॉर इवापोरेशन दैट प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट वेर एज नाइलॉन डज नॉट। तो जो आपका क्या कहते हैं, आपका कॉटन है वो आराम से आपके जो
स्वेट है उसको ईजिली एब्जॉर्व कर लेगा और इवापरेशन होना शुरू हो जाएगा ना, इवापरेट हो जाएगा उसका वहाँ से जो आपका पानी है, और इससे क्या होगा, जो कूलिंग इफेक्ट है वो आ जाएगा बॉडी के अंदर, मतलब हमें ठंडक महसूस होगी ना। और नायलॉन जो है वो ऐसा नहीं करता है, इसलिए आप इस तरह से लिख कर आएंगे अपने आंसर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब्सटेंस पी हैज़ हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड कैन बी ईजिली लिक्विफाइबल, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ पी एंड राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ दिस स्टेट ऑफ मैटर। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई सब्सटेंस पी है जो कंप्रेसिबिलिटी भी उसके अंदर ज़्यादा है और वो लिक्विफाइबल भी है। तो आपको पता है बेटा जो गैस है उससे कंप्रेसिबिलिटी भी कम होती है, कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, लिक्विफाइबल भी होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ गैस लिखनी है आपको। देखो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी ये है कि दे आर इजी टू कंप्रेस, कि हम उसको आसानी से दबा सकते हैं। एंड गैसेज हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ना ही देखो गैस के अंदर गैस जो होता है उसका ना ही कोई फिक्स शेप होता है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो आप ऐसा लिख कर आएंगे, ठीक है। 23 क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास में। 23 क्वेश्चन में बोल रहे हैं डिफाइन आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे बेटा आइसोबार आर द एटम ऑफ दोज एलिमेंट विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार क्या होते हैं बेटा, कि जिनके अंदर मास नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसे बोलते हैं हम आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं डू आइसोबार हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी लाइक आइसोटोप्स, एक्सप्लेन। क्या आइसोबार के अंदर वही केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं जो आइसोटोप्स के अंदर होती हैं। तो आप यहाँ कहेंगे नो, बिकॉज आइसोबार हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे आइसोबार का जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो आइसोटोप्स है उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज फंगी एंड बैक्टीरिया विद स्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल्स। कि जो फंगी और बैक्टीरिया है वो आसपास में क्या करके लाते हैं, ज़्यादा परिवर्तनों का सामना कैसे करते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखो बेटा फंगी बैक्टीरिया हैव सेल वॉल विच आर स्टैंड विद द प्रेशर। मतलब फंगी और बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है बेटा, सेल वॉल होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका रीजन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, बोल रहे हैं कि ए मैन इज़ वॉकिंग ऑन द 200 मीटर सर्कुलर ट्रैक। एक मैन जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक में, मतलब इस तरह से सर्कल में, एक सर्कुलर ट्रैक में ट्रैवल कर रहा है और उसने 200 मीटर जो डिस्टेंस है वो तय किया है और उसे 4 राउंड उसने लगाए हैं। एंड एट द एंड ऑफ ही कम बैक टू द पॉइंट वे ही स्टार्टेड हिज जर्नी। मतलब और लास्ट में बेटा वो वहीं पे आ जाता है जहाँ से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखो बेटा लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ क्या थी आपके पास में, 200 मीटर, और उसने टोटल राउंड कितने लगाए हैं, 4 लगाए हैं राउंड। तो टोटल डिस्टेंस कितना तय किया होगा, तो 200 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 मीटर आएगा आपका डिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताइए, जहाँ से उसने अपनी जर्नी को शुरू किया, मान लीजिए यहाँ से जर्नी को शुरू किया और दोबारा से वहीं पहुँच जाता है सेम पॉइंट पे, तो मतलब इसका इनिशियल पोजीशन जहाँ से शुरू कर रहा है और इसका फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। कभी भी ऐसा केस अगर पूछते हैं एग्जाम में तो इस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 जाएगी बिकॉज ही केम बैक टू द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। मतलब उसने जहाँ से उसने शुरू किया वो वहीं पहुँच गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहे हैं आपसे। A cyclist is moving at a constant velocity of 20 मीटर पर सेकेंड for 25 सेकेंड, find its acceleration। constant velocity है मतलब u और v की वैल्यू जो है वो सेम दे रखी है और टाइम कितना है 25 सेकेंड। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। देखो बेटा u और v क्या है, सेम 20 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कितना दे रखा है 25 सेकेंड दिया हुआ है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में t। तो देखो यहाँ पर u और v सेम है तो 20 माइनस 20 डिवाइड में कितना आ रहा है, 25, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो आपका एक्सेलरेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट इसका पार्ट बोल रहे हैं कि आपसे ऑल्सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 15 सेकेंड। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, 15 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो देखो बेटा आपको पता है स्पीड जो है वो दी हुई है आपको कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड है ना। 20 मीटर पर सेकेंड क्या है आपके पास में, स्पीड है। टाइम कितना दे रखा है आपको, 15 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ बेटा,
15 सेकेंड। तो आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। तो स्पीड क्या है 20 और टाइम कितना है 15, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 300 मीटर की आएगा आपके पास में डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, बोल रहे हैं कि एक पॉटर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 20 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड। एक पॉटर है, पॉटर मतलब कुली जो होता है बेटा, उसने 20 किलो का क्या लिया हुआ है, एक लगेज ले रखा है और उसने अपने हेड पे इसको रखा, जो कि 1.7 मीटर अबव है ग्राउंड से। याद रखना बेटा, कोई पॉटर है, उसने अपने हेड पे क्या रखा हुआ है, लगेज रखा हुआ है, तो वो कहीं पे मूव नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम उसकी निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बता रहे हैं कि उसने कितना काम किया है। तो आपको पता है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी काम कितना किया वो निकालना है ना। वैसे तो EP का फॉर्मूला होता है mgh, लेकिन यहाँ पे वर्क और एनर्जी क्या है, एनर्जी तभी कंज्यूम होगी जब उसने काम किया है, तो यहाँ पर mgh निकालेंगे इसका। तो m के आपके पास में 20, g ग्रेविटी आपको बोला है कांस्टेंट रखना है, g देखा है आपको 10 रखना है यहाँ पर, तो आप यहाँ 10 डाल देंगे। और यहाँ पे h क्या है 1.7, क्योंकि उसने 1.7 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है अपने लगेज को सिर के ऊपर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना आएगा 340 जूल, ठीक है। इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है आपसे। ये बोल रहे हैं सेक्शन सी है आपका ये, द एटम ऑफ एलिमेंट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट एम शेल। देखो एम शेल की बात हो रही है बेटा, तो यानी कि आपके पास में के शेल, एल शेल और एम शेल ऐसे होते हैं ना, के एल एम। तो आपको पता है के शेल में तो फिक्स्ड होते हैं 2, और एल शेल में कितने होते हैं 8, और एम शेल के आपको दे रखे हैं, मतलब कितने दे रखे हैं बेटा 6, ठीक है 6 दे रखे हैं। याद रखो के एल एम शेल होते हैं, तो बोल रहे हैं एम शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर के शेल में आपके पता है फिक्स्ड होते हैं 2 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, और एल शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और एम शेल में कितने हो गए 6। तो 8 और 2 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, यानी कि आपके पास में जो एलिमेंट है वो 16 नंबर पे आएगा ना, 16 नंबर पे। तो बोल रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताइए। तो आप लिखेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे 286, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। नेक्स्ट वाले पार्ट में पूछ रहे हैं ड्रॉ इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम। तो आपको इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होगा। के शेल में कितने हैं 2 आपने इलेक्ट्रॉन बना दिए। एल शेल में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और एम शेल में कितने हैं आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। लास्ट में क्या पूछ रहे हैं, वैलेंसी बताइए एलिमेंट की कितनी है। तो लास्ट शेल में देखो बेटा 6 है ना यहाँ पे, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ताकि वो अपना लास्ट सेल में ऑक्टा बना पाए। ऑक्टा मतलब 8 कंप्लीट कर पाए। तो 6 को कितने चाहिए 2 चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे 6 को 2 दे देंगे, यानी कि 2 क्या आ जाएगी आपके पास में वैलेंसी। वो ले रहा है ना 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, और अगर ले रहा है तो यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा आपके पास में माइनस का, क्योंकि वो आप पे उधार है। तो माइनस का 2 क्या आएगी आपके पास वैलेंसी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, what happens if the organisms of a cell is damaged due to the certain physical or chemical reason। क्या होगा बेटा कि अगर मान लीजिए एक सेल जो है डैमेज हो गया है किसी फिजिकल या केमिकल रीजन की वजह से, तो देखो दिस सेल डू नॉट लाइसोसोम्स बर्स्ट एंड रिलीज एंजाइम विच डाइजेस्ट देयर ऑन सेल। तो यहाँ पे क्या देगा बेटा, लाइसोसोम जो है वो बस्ट हो जाता है एंड रिलीज करता है, और एंड रिलीज एंजाइम विच डाइजेस्ट देयर ऑन सेल, अपने ही सेल को वो डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेम द मटेरियल ऑफ विच द सेल एंड सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। तो देखो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। देखो सेल वॉल तो मिलके बनी होती है बेटा सेलुलोज की, ठीक है। एंड जो सेल मेम्ब्रेन है वो मिलके बनी होती है प्रोटीन एंड लिपिड्स की, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन किसकी मिलके बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, बोल रहे हैं मेरिस्टेमेटिक सेल हैव प्रोमिनिएंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्मा बट दे लैक वैक्यूल्स। तो इसमें आपको रीजन लिखना है। तो आप लिखेंगे दिस सेल डू नॉट स्टोर फूड मटेरियल और वेस्ट मटेरियल, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टू पुल आउट द हस्क ऑफ अ कोकोनट। कोकोनट के बाहर एक ब्राउन कलर का कवर होता है ना, तो उसको पुल करना, उसके कोकोनट के अंदर से उसको पुल करना क्या है बेटा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, रीजन पूछ रहे हैं आपसे। देखो लिखोगे आप हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्कैलेनकाइमा टिश्यू विच इज लिग्निफाइड। तो ये जो हस्क होता है बेटा वो स्कैलेनकाइमा से मिलके बनता है जो कि लिग्निफाइड होता है। और याद रखना बेटा जो स्कैलेनकाइमा है वो एक डेड सेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप रीजन लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास में,
वाटर हाइसिंथ फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस। तो जो वाटर हाइसिंथ है बेटा वो क्यों सरफेस पे क्यों फ्लोट करते हैं? तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसका आंसर प्रेजेंस ऑफ एरन काइमा टिश्यू, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है बेटा, एरन काइमा टिश्यू होता है, इसलिए वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो, इंटरसेलुलर स्पेस आर अब्सेंस इन स्केलन काइमा टिश्यू। इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो अब्सेंस होता है स्केलन काइमा टिश्यू के अंदर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सीमेंटिंग सब्सटेंस अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन मेक इट स्टिफ एंड हार्ड। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे आप यहाँ पे कि सीमेंटिंग सब्सटेंस अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन मेक इट स्टिफ एंड हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्वेश्चन में स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल राइट इट वन एप्लीकेशन ऑल्सो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको समझाना है और इसकी वन एप्लीकेशन भी लिखना है बेटा। स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल राइट इन वन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या होगी बेटा, इट इज़ यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन। तो इसका हम यूज़ करते हैं शिप्स और सबमरीन को बनाने में, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है आपसे, गिव टू फैक्टर ऑन विच बायो एंड फोर्स डिपेंड। तो बायो एंड फोर्स क्या होता है बेटा, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो, जैसे मान लीजिए आप किसी बॉटल को डाल रहे हैं पानी के अंदर, तो पानी क्या करेगा, बॉटल को बाहर करने की कोशिश करेगा ना, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं बायो एंड फोर्स। तो बायो एंड फोर्स जो है वो क्यों, बायो एंड फोर्स किस मतलब बायो एंड फोर्स जो होता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टू फैक्टर्स क्या है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमेंस इन लिक्विड और क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस लिखना है। तो देखो आप सबको पता है बेटा, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो जो भी हमने पाथ कवर किया है उसे बोलते हैं डिस्टेंस, और ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल फाइनल पोजीशन के लिए। डिस्टेंस क्या है बेटा, वो पॉजिटिव होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी और जीरो भी होता है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में भी आपके एग्जाम में डिफरेंस पूछा था, तो आपके जो उन बच्चों का 16 का एग्जाम है उसमें पूछ सकते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस। तो आप लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या है बेटा, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ में क्या होती है बेटा, डायरेक्शन भी होती है। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में मास और लेंथ आता है, और वेक्टर क्वांटिटी में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पूछा था। तो स्पीड क्या है बेटा, द स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट ऑफ टाइम, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या है, द वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इनटू अ पॉन्ड व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस। जब किसी पत्थर को हम डालते हैं किसी पॉन्ड के अंदर, तो कौन से टाइप की वेव जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, तो इन वेव का नाम है बेटा ट्रांसवर्स वेव। क्या नेम है, ट्रांसवर्स वेव। और आपसे दो एप्लीकेशन पूछी जा रही थी अल्ट्रासाउंड वेव्स की दो एप्लीकेशन बताएंगे। तो देखो यहाँ पर एक तो हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन मेटल ब्लॉक। मेटल के ब्लॉक में, कोई मेटल का ब्लॉक है उसके अंदर कुछ चीज़ें, कोई छेद वगैरह है, कुछ हो गया है, और आप उसको चेक कैसे करेंगे, तो इन्हीं अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू हम इनको चेक करते हैं। ठीक है, और ईसीजी के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, और ब्रेक स्टोन्स इन ईसीजी और स्टोन्स और किडनी को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि कोई स्टोन वगैरह तो नहीं हो गया किडनी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपसे, suppose you and your friend are on the moon, will you able to hear any sound produced by your friend। अगर आपका और आपका फ्रेंड मून पे है तो क्या आप उसकी साउंड को सुन पाएंगे, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो बोल रहे हैं कि नो, बिकॉज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून एंड साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन विच इज़ नॉट अवेलेबल देयर। ठीक है, क्योंकि जो मून है बेटा उस पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इट मीन्स वहाँ पे कोई एयर वगैरह नहीं होती है मून के ऊपर, इसलिए हम अपने फ्रेंड की आवाज़ जो है वो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि जो साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, एक माध्यम चाहिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, हाउ अल्ट्रासाउंड वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम इंफ्रासाउंड वेव्स। कि जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं वो इंफ्रासाउंड वेव से किस तरह से डिफरेंट है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे आप, अल्ट्रासाउंड वेव क्या होती है, जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से
ऊपर होती है उन्हें बोलते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स, और जो इंफ्रासाउंड वेव होती है इनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे जो होती है उन्हें बोलते हैं इंफ्रा साउंड वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट फैक्टर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लूजेस ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। कौन कौन से फैक्टर जो है बेटा रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रेन्स के लिए, ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर में आएगा आपका इंसेक्ट, रेड बर्ड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये चीज़ें ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल ग्रेन के स्टोर मतलब ग्रेन के लूजेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोटिक फैक्टर में, आप ये लेकर आएंगे। एंड बायोटिक फैक्टर में मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं, टेम्परेचर, ये सब के सब जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये होते हैं अबायोटिक फैक्टर। तो मैं आपके साथ में अभी अच्छा एक और पार्ट भी है, ये बोल रहे हैं कि हाउ आर क्रॉप्स फॉर क्रॉप रोटेशन, हाउ आर क्रॉप सिलेक्टेड फॉर क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप जो है वो कैसे हम क्रॉप को सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सी क्रॉप्स हमें उगानी है। देखो बेटा क्रॉप को सिलेक्ट करने के लिए पहली चीज़ देखनी पड़ेगी हमारी सॉइल की कंडीशन कैसी है और कितना मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर लेंथ देखेंगे, मतलब रेनी सीजन चेक करेंगे, पानी जो है वो भरपूर मात्रा में आपकी क्रॉप्स को मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखकर क्रॉप्स को उगाना होता है। तो मैं आपके साथ में अभी इस वीडियो में सिर्फ सेक्शन सी तक ही डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, और सेक्शन डी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आप अपने पेपर को अच्छे से देंगे। थैंक यू।